हेलो साथियों, नमस्कार। आरओ, एआरओ और यूपीपीएससी में अब नॉर्मलाइजेशन लागू होने वाला है। ऐसा डिसीजन अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ले लिया है। तो अब ये नॉर्मलाइजेशन होगा कैसे, इसका तरीका क्या होगा, इसको भी आयोग ने बताया है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे अलग अलग लोग लिवर कर रहे हैं और अलग तरीके का ही फॉर्मूला बना लिया है। कोई मुन्ना भैया का एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई गुड्डू भैया का एग्जाम्पल दे रहे हैं और सही बता नहीं रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आयोग ने आखिर वो फॉर्मूला क्या बताया है और किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होगा और इससे क्या घाटा और क्या फायदा है, इसके बारे में लास्ट में चर्चा करेंगे। लेकिन उस फॉर्मूले को देख लेते हैं सबसे पहले, यानी उस सूत्र को देख लेते हैं जिसके आधार पर नॉर्मलाइजेशन होना है। अब देखिए, ये आप एक लेटर देख रहे होंगे, ये एक विज्ञप्ति देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश आयोग की तरफ से, और ये विज्ञप्ति 5 नवंबर 2024 को आई है। और इस विज्ञप्ति में एक फॉर्मूला दिया है और इस फॉर्मूले के पीछे अलग अलग केसेस के बारे में भी बात की है कि न्यायालय ने इस केस के बारे में बात की है, उच्च न्यायालय ने इस केस के बारे में बात की है कि नॉर्मलाइजेशन की इस प्रोसेस को अपनाया जाना चाहिए, इसका सहारा लिया है। तो ये फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूले को देखने की कोशिश करते हैं। ये फॉर्मूला आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा होगा, तो अभी आपको बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं दिख पा रहा होगा, तो इसको हमने क्या कर लिया, इसी चीज को हमने टाइप कर लिया और टाइप्ड फॉर्म में देखते हैं इस फॉर्मूले को क्या है। ठीक है, पूरा अलग से देखते हैं। ठीक है, तो देखो ये आ जाते हैं हम अपने टाइप्ड फॉर्म में और यहां से आपको ये फॉर्मूला बहुत स्पष्ट दिखाने की कोशिश हमने की है। अब देखो, आपकी परसेंटाइल क्या कहलाएगी, इसमें देखना है। इसमें अलग अलग जो सिंबल बने हैं, इसका अर्थ क्या है पहले तो वो समझ लेते हैं। इसमें जो सिंबल नंबर 1 है, पहला ये है PIJ, है ना। PIJ का तात्पर्य यहां पे क्या है कि आपकी क्या परसेंटाइल है। ठीक, उसके बाद इसमें लिखा है नंबर ऑफ कैंडिडेट इन अ शिफ्ट हैविंग रॉ स्कोर लेस और इक्वल टू XIJ। तो XIJ क्या है, तो XIJ है एक्चुअल मार्क्स, है ना, ऑफ अ कैंडिडेट, यानी किसी भी छात्र के या छात्रा के द्वारा प्राप्त किए गए एक्चुअल मार्क्स कितने हैं, रॉ मार्क्स कितने हैं। मान लेते हैं कि 200 अंकों का प्रश्न पत्र है, तो 200 अंकों में से अब आपके मार्क्स कितने आए, मान लेते हैं 200 में से 100 नंबर आए, किसी के 100 अंक आए, तो ये क्या हो गया, रॉ मार्क हो गए, यानी कि ये बिल्कुल एक तरीके से आपके जो एक्चुअल मार्क्स हो गए। ठीक है, अब कैसे परसेंटाइल निकलेगी ये देखेंगे। तो अब उसके बाद एक इसमें दिया है इनटू 100 और नीचे लिखा है NJ, और NJ का मतलब दिया है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयरिंग इन अ शिफ्ट, यानी एक शिफ्ट में कितने कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं उसको डिवाइड कर देना है। इसको हम समझेंगे एक उदाहरण से। ठीक, और उदाहरण हमने 2 लिए हैं, अलग अलग कंडीशंस ली हैं। तो पहले नंबर हम केस नंबर 1 देखेंगे और केस नंबर 2 देखेंगे। जैसे कि केस नंबर 1, एक व्यक्ति है जिसका नाम है राम, है ना। राम नाम है किसी एक व्यक्ति का और उसके रॉ स्कोर है कितने, 100, मतलब उसके जो मार्क्स आए हैं वो 100 नंबर आए हैं उसके रॉ स्कोर। ठीक है, अभी हम फॉर्मूले में फिट करेंगे। उसके बाद बात की जा रही है कि 400 छात्र ऐसे हैं जिनका स्कोर या तो 100 है या 100 से कम है। ठीक, तो कितने, 400 छात्र ऐसे हो गए जिनका 100 या 100 से कम स्कोर है और इस पाली में टोटल जो है 500 कैंडिडेट ने भाग लिया था। देखो अगेन, नॉर्मलाइजेशन ऐसी प्रोसेस है जहां पे जब नंबर ऑफ पालियों में एग्जाम होता है, यानी कोई परीक्षा को विभिन्न पालियों में, एक से अधिक पालियों में एग्जाम कराना होता है, तो नॉर्मलाइजेशन लागू होता है। तो यहां पे मान लेते हैं पाली नंबर 1 की बात हो रही, केस नंबर 1 में, तो राम का स्कोर 100 नंबर था, यानी जो उसका कच्चा स्कोर था या एक्चुअल स्कोर था वो 100 नंबर था। 400 छात्र ऐसे थे जिसका स्कोर 100 या 100 से कम था। उसमें टोटल जो है आपके कितने कैंडिडेट एग्जाम में बैठे थे, वो थे 500। ग्रेट, तो ये एक फॉर्मूला। अब हमने क्या बोला कि हमने बोला कि फॉर्मूला बोलता है हमारा कि हमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन अ शिफ्ट हैविंग अ रॉ स्कोर लेस देन और इक्वल टू XIJ, यानी जो भी स्टूडेंट है उससे कम कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका जो स्कोर है वो 100 नंबर से कम है, तो हमने बता दिया सर 400। ठीक, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं उस शिफ्ट में, 500। ठीक, गुणा कर दिया हमने 100 से। तो इस तरीके से यदि हम इसे देखेंगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा आपका 80 परसेंटाइल, तो यानी राम के आ गए 80 परसेंटाइल। अब दूसरा केस देखेंगे, दूसरे केस में क्या हो रहा है। अब केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 है, एक है कोई, मान लीजिए कोई लड़की है, उसका नाम है सीता। ठीक है, तो अब सीता एक लड़की है
उसका भी रॉय स्कोर अभी भी कितना 100 ही है, मतलब पहले केस में भी उसका रॉय स्कोर 100 था, यहां पे भी मान लेते हैं रॉय स्कोर कितने हैं, रॉय स्कोर अभी 100 है। ठीक, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लेते हैं पाली में बराबर है 500, इसकी भी पाली में बराबर है स्टूडेंट, लेकिन 100 अंकों से कम या बराबर अंक लाने वाले लोग इसमें 350 है। ऐसा हो सकता है ना कि कोई पेपर मान लो टफ हो गया, कोई पेपर टफ हो गया, है ना, तो अब यहां पे स्थिति आ रही कि 350 ऐसे छात्र हैं जिनका स्कोर या तो 100 है या 100 से कम है। तो हमने कर दिया अपने फॉर्मूले में अपनी परसेंटाइल निकाली, हमने बोला कि जितने ऐसे छात्र हैं यानी वो छात्र जिनका 100 या 100 से कम स्कोर है, क्योंकि जो सीता का जो स्कोर है वो कितना 100 या 100 से कम है, मतलब 100 है उसका, तो 100 या 100 से कम हमें देखना है कि कितने स्टूडेंट के 100 या 100 से कम नंबर आए हैं। तो 350 लोगों के 100 या 100 से कम नंबर आए हैं इस पाली में, ये केस नंबर 2 है यानी पाली नंबर 2 है। ठीक, ये क्या है, ये पाली नंबर 2 है इसका मतलब, और 500 लोगों ने टोटल एग्जाम दिया इनटू 100, हमने ये यहां पे कर दिया, ये कर दिया सब कुछ, तो अब आ गया 70%। अब बताओ कि केस नंबर 1 में रॉय स्कोर 100 था, केस नंबर 1 में रॉय स्कोर 100 था, फिर भी परसेंटाइल कितनी थी, 80% थी। केस नंबर 2 में आपने देखा कि रॉय स्कोर फिर भी 100 है, लेकिन परसेंटाइल क्या हो गई, अब देखोगे परसेंटाइल कितनी हो गई, जो है 75% हो गई, है ना, 75 हो गई ना, तो सॉरी 70% हो गई, यानी अपने आप यहां परसेंटाइल क्या होगी, कम हो गई। तो अब सोचो ये कितना खतरनाक होने वाला है, यानी पाली नंबर 1 पाली नंबर 2 का पेपर का स्तर क्या होगा, तो ये स्तर तो अलग बात हो गई, स्तर पे तो डिपेंड करना ही करना है, साथ साथ में नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने थे, नंबर ऑफ कैंडिडेट जिनके आपसे कम नंबर आए, ये सब चीजों पे भी डिपेंड करेगा कि आपकी परसेंटाइल कितनी होने वाली है।